आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे पिछली जो क्लासेस थी पार्लियामेंट की, उसमें हमने जो है पार्लियामेंट डिस्कस कर ली थी, लोकसभा राज्यसभा जो है वो डिस्कस कर लिए थे, साथ में उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको जो है हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि आपकी जो लोकसभा होती है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं आपके स्पीकर, और जो आपकी राज्यसभा होती है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं आपके चेयरमैन। तो इन दोनों को डिस्कस कर लिया था, साथ ही साथ हमने डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन जो है उनको भी डिस्कस कर लिया था। आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी जो है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो आपके जो एमपीज जो होते हैं वो किस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या वो कुछ ऐसा कदम उठा ले जिस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के बारे में होगी, और उसी के साथ साथ जो है आज की क्लास में आपको जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाएगी, और साथ ही साथ आपको सेंशर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कवर करेंगे। उसी के साथ साथ आज ही की क्लास में मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस जो है जो हमने पुराने वो किए थे, एग्जेक्टिव पार्ट किया था, और उसी के साथ साथ अभी लेजिस्लेटिव पार्ट जो है वो हम कवर कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो है 8-9 क्वेश्चंस बनते हैं आपके टोटल, तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आज ही लिखवा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा पार्लियामेंट सारा खत्म हो जाएगा तो उसी के साथ आपकी ये वाली क्लास भी जो है क्लास जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास होगी वो भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ एक जो खबर जो आ रही है वो ये है कि जो जुडिशरी वाले बच्चे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका जो क्या कहते हैं मेंस है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको इंक्लूड किए जाने की बात जो है वो की जा रही है, ठीक है। फिलहाल अभी जो रिसेंट जो एग्जाम होना है 2023 में मेंस का, उसमें फिलहाल अभी नहीं बताया गया है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबल चांस जो है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट जो एग्जाम जो आपका आएगा इसके बाद 2023 के बाद, जो नेक्स्ट जब भी जुडिशरी आएगा तब उसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो उसमें इंक्लूड हो सकता है मेंस एज अ मेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास आज की हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। तो एमपी जो है उसको डिस्क्वालीफाई करने की अथॉरिटी दो लोगों के पास होती है, ठीक है। एक होते हैं आपके स्पीकर, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके प्रेसिडेंट। तो ये दोनों जो है आपके स्पीकर नहीं, यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि जनरली हम जो है लोकसभा जो है उसको ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे स्पीकर जो है वो आ जाता है। और जनरली जो होते हैं मेंबर्स जो होते हैं, मोस्टली मेंबर जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स ही, उन्हीं को डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जाता है। तो जो आपके ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी है, ये दिया गया है आपके आर्टिकल 102 में, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है इनको डिस्क्वालीफाई करने की, वो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के तहत है, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास ये पावर है आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के तहत। तो इनके तहत जो है ये मेंबर जो होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें वेरियस आर्टिकल्स आते हैं, ये सारे आर्टिकल्स जो है मैं आपको आर्टिकल लिखवा रहा हूं, और क्लॉज बाय क्लॉज जो है हम इन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 102 जो है क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है, ये बात करता है अगर कोई एमपी जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको होल्ड कर रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि अगर कोई एमपी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको होल्ड कर रहा हो तो उस एमपी को जो है प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली जो पूरी स्टोरी है, जब हम प्रेसिडेंट कवर कर रहे थे तब मैंने वहां पे आपको सारी स्टोरी जो है वो बताई थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो क्या चीज होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑफिस जहां पे कोई ये पॉसिबिलिटी बनती है किसी भी तरीके से कि वो जो है उस ऑफिस में बैठा हुआ बंदा किसी भी तरीके से जो सरकारी पैसा जो है उसको यूज कर सकता है, या उसको उस सरकारी पैसे की सुविधाएं जो है वो प्राप्त हो रही हैं, तब वो चीज जो होगी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगी, ठीक है। तो ये होती है उसकी लेमैन डेफिनेशन जो होती है, वो मैंने आपको बता दी है कि कहीं पे आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपको इतनी चीज याद रखनी है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा जिसमें कोई भी ऐसा चांस बनता हो कि उस ऑफिस में बैठा हुआ बंदा सरकारी खर्च में से कोई भी पैसा जो है उसको यूज में ला सकता है, ठीक है। भले ही उसको उसके रिगार्डिंग कोई भी सुविधाएं जो है वो दी जा रही हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर दिया जाता है, या अदरवाइज क्या कहते हैं कार जो है वो आपको दी जाती है, या कार का जो तेल वगैरह होता है उसके पैसे जो है वो आपको दिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएंगी। तो अगर कोई
मंत्री किसी ऑफिस अगर कोई एमपी या कोई एमएलए, ठीक है, सेम चलेगा इसमें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी ये है एमपी के लिए। और अगर एमएलए की बात करते हैं तो वो जो पावर जो दी जाती है वहां पे गवर्नर के पास पावर होती है एमएलए के केस में, और वो पावर होती है अंडर आर्टिकल 191 क्लॉज 1, ठीक है। तो ये पावर होती है गवर्नर के पास, और सेम ऐसे स्टेट का जो आपका वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 191 क्लॉज 2 के तहत, ठीक है। तो सेम स्टेट्स के केस में भी चीजें जो है वो आपकी सेम ही चलेगी। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, ठीक है, जब किसी के ऊपर केस चलेगा कि वो बंदा तो जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहा था, तो वो सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा देखी जाएंगी, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है कि ये बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये होल्ड कर रहा था और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को दे देता है, तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए उस जो पर्टिकुलर एमपी होगा उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपके गवर्नर जो है वो रिमूव कर सकते हैं अगर कोई एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको होल्ड करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ये जो है ये बात करता है कि अगर कोई एमपी जो है वो अनसाउंड माइंड का हो, ठीक है, अगर कोई एमपी जो है वो अनसाउंड माइंड का हो या वो पागल हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि उसका माइंड जो है वो काम करना बंद कर दे, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है उस पर्टिकुलर एमपी को रिमूव कर सकते हैं या डिस्क्वालीफाई जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, यहां पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जा रहा था। इस पर्टिकुलर एमपी का अनसाउंड माइंड किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और यहां पे हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, दोनों में से किसी के द्वारा भी जो है, कोर्ट लिख लो यहां पे, डिसाइडेड बाय द कोर्ट, यहां पे भी कोर्ट लिख लो, कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है वो पर्टिकुलर एमपी किसी स्टेट से बिलोंग करता हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में से वो जो है वो चुन के आया हो, ठीक है। तो वो जो है वो चीज उसके अगेंस्ट अगर हाई कोर्ट में भी प्रूफ हो जाती है कि वो बंदा अनसाउंड माइंड है, उसका माइंड जो है वो अनसाउंड है, तब भी हाई कोर्ट क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख के देंगे कि ये बंदा जो है अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो इनको जो है वो रिमूव कर दिया जाए, तो उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्लॉज सी, ठीक है। तो इसमें जो होता है अगर वो पर्टिकुलर एमपी जो है वो अनडिस्चार्ज्ड डिसॉल्वेंट हो, ठीक है। अनडिस्चार्ज्ड डिसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वो एक विलफुल डिफॉल्टर हो, ठीक है। जैसे कि आपका ये था विजय माल्या जो था वो एमपी था राज्यसभा से, ठीक है। अब उसने क्या किया, बिल्कुल ही उसने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, ये जो है सरकार का पैसा जो है नहीं चुकाया और देश छोड़ के भाग गया। तो ऐसे एमपी को जो है अगर कोर्ट जो है प्रेसिडेंट जो है उनको कह दे कि ये एमपी जो है ये विलफुल डिफॉल्टर है या फिर अनडिस्चार्ज्ड डिसॉल्वेंट है, तो उसको जो है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के कहने पे, ठीक है। यहां पे भी कोर्ट के कहने पे, यहां पे इलेक्शन कमीशन के कहने पे, ठीक है। चौथा है आपका आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। अगर वो पर्टिकुलर एमपी सिटीजन ऑफ इंडिया ही ना रहे, ठीक है, एमपी बनने के लिए मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई थी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो होना चाहिए, किसी भी तरीके से वो जो है चाहे उसने सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की हो, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो होना चाहिए। तो अगर वो इंसान जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहता, ठीक है, वो किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेता है या फिर किसी और देश का बंदा जो था वो सिटीजन ऑफ इंडिया पहले बना और फिर बाद में एमपी बन गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसने जिस तरीके से सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की थी वो तरीका ही उसका गलत था, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, साथ ही साथ वो एमपी भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, यहां से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उसके एमपी की पोस्ट से, ठीक है। ये भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। अगर कोई एमपी जो है एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, अगर एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना दे, ठीक है, जिस लॉ को वो पर्टिकुलर एमपी जो है वो कंप्लीट ना करता हो या उस लॉ के अगेंस्ट जाता हो, तब भी ये जो है प्रेसिडेंट जो है उनको पार्लियामेंट के कहने के ऊपर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है एनी अदर लॉ जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, या उसमें एनी अदर लॉ में क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी, वो सारी चीजें जो है वो आपकी दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में,
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसमें वेरियस चीजें जो है और भी बहुत सी चीजें जो है वो बताई गई है। मैं बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस एक्ट को जब हम गवर्नेंस करेंगे वहां पे इस एक्ट को हमने दोबारा अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो इसमें मोटी मोटी चीजें जो है ये एक्ट जो है ये दो तरीके के हैं। इसमें दो चीजें बताई गई हैं, एक तो जब इलेक्शंस होंगे तो लोगों को जो है क्या क्या चीजें जो है उनको फॉलो करना है लोगों को, दूसरा एमपीज या जो भी इंसान जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनको किन किन चीजों का पालन करना है या उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में वो सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो इसमें ये जो है कौन कौन से लॉज जो है वो बनाए गए हैं, उसमें वेरियस चीजें जो आ जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले बताया गया कि अगर कोई इंसान नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 इसके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, हमारे जैसे नेशनल फ्लैग हो गया उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, नेशनल एंथम हो गया उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो नेशनल ऑनर्स में जितनी भी चीजें इंक्लूडेड है अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है वो पर्टिकुलर एमपी, तो उसको जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत, या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत प्रेजेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो पर्टिकुलर एमपी जो है पेड न्यूज में शामिल हो, ठीक है, उसने जो है न्यूज चैनल जो है वहां पे अपनी पेड न्यूज लगवा दे, तब भी उस इंसान को जो है वो रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ठीक है, उसके अलावा अगर वो कोई भी हीनियस क्राइम जो है वो कर दे, ठीक है, हीनियस क्राइम की डेफिनेशन जो है वो कहीं पे भी नहीं दी गई है। हाँ, कोई ऐसा क्राइम हो जो हीनियस कैटेगरी में आता हो, ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं कोई सेक्सुअल असॉल्ट में शामिल हो, वो चाइल्ड उसमें शामिल हो, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में शामिल हो, ठीक है, ऐसे हीनियस क्राइम जो है अगर उनमें वो लिप्त जो है वो पाया जाता है तब भी उसको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा एक कंडीशन मैंने आपको बहुत पहले की बताई हुई है कि अगर कोई भी एमपी जो है या एमएलए भी जो है अगर वो कोई क्राइम करे और उस क्राइम की सजा जो है उसको 2 साल से ज्यादा तक की सजा जो है उसको दी जाए, तब भी वो जो है इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई जो है उसको किया जा सकता है और इनफैक्ट उसे इलेक्शन ही लड़ने नहीं दिए जाते। ठीक है, या मान लो पहले इलेक्शन मतलब वो पहले एमपी था, ठीक है, फिर उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी सजा जो थी वो 2 साल से ज्यादा थी, ठीक है, तो उसको जो है एमपी की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा ये चीज जो है ये प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो आपके एमपीज या एमएलएस जो होते हैं उनके ऊपर जो क्या कहते हैं कि इन्होंने ये क्राइम किया है उनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह जो है वो लगते रहते हैं। ठीक है, तो वो एलिगेशन जो होता है वो मर्डर का एलिगेशन भी हो सकता है। ठीक है, मर्डर की सजा 2 साल तो होगी नहीं, 2 साल से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो वो उन एलिगेशंस के ऊपर जो है उन एलिगेशंस के बेसिस पे उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर उनकी सजा जो है कोर्ट डिसाइड कर देता है कि हाँ अब इस बंदे को सजा जो है वो दी जाएगी, उनका जो क्राइम होता है वो प्रूफ हो जाता है, उस कंडीशन में ये जो है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो था ये सारे क्लॉजेस जो थे ये थे आपके प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कि प्रेसिडेंट किन किन केसेस में इनको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे। ठीक है, तो वो आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के तहत किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। कब? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास जो है वो ऑलरेडी आपको करवा दी हुई है। ठीक है, तो उसमें जितनी भी चीजें आएंगी उसके तहत वो डिसाइडिंग उसका फैक्टर जो है वो कौन होंगे, डिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, फाइनल अथॉरिटी कौन होंगे, वो होंगे आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो वो उसकी थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर वो जो है विप की बात जो है वो ना माने, ठीक है, विप क्या करेंगे, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको बताएंगे कि इसने जो है मेरी बात जो है इस तरीके से नहीं मानी या इसने जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे उनको फॉलो नहीं किया, तो उसके बेसिस पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एमपी को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा था आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई एमपी जो है उसकी सीट जो है वो किस तरीके से वेकेंट होगी। ठीक है, ये तो हो गया कि उसको ऑफिस से किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, कि उसको डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से उनकी सीट जो है एमपी की या एमएलए की सीट जो है वो किस तरीके से वेकेंट हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग बना लो अपनी, वैकेंसी ऑफ द सीट ऑफ एमपी, सॉरी वैकेंसी ऑफ द, हाँ एमपी एंड एमएलए दोनों एक साथ कर लो। कंडीशंस फॉर वैकेंसी ऑफ द
सीट ऑफ एमपी एंड एमएलए। ठीक है, तो इसमें जो है कंडीशंस होती हैं, 4 कंडीशंस होती हैं आपकी। सबसे पहली आपकी डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप। ठीक है, तो इसमें ना साइड पे एक ये चीज बना लेना, यहां पे सबसे ऊपर लिखो राज्यसभा, देन उसके नीचे लोकसभा, एंड देन ये ऐसे स्टेट्स की तरह ही बनाना, देन लिखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये बना लो पहले, फिर बताता हूं इसका डबल मेंबरशिप जो होती है वो क्या होती है। इसमें भी आगे फर्दर 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ए, बी और सी डबल मेंबरशिप में। तो डबल मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि अगर कोई एमपी, ठीक है, या कोई एमएलए एक सीट से ज्यादा सीट जो है वो वहां पे जीत गया हो, या एक सीट से ज्यादा सीट जो है वो उसके पास हो, तो वो चीज कहलाती है आपकी डबल मेंबरशिप। ठीक है, वो एक ही हाउस में भी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग हाउसेज में भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकता है कि स्टेट में भी हो और सेंटर में भी हो। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाती है आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहां पे कौन जाएंगे आपके एमपीज, और ये क्या कहलाती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यहां पे कौन जाएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ये क्या कहलाएगी पार्लियामेंट, ये कौन होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो है सीट जो है एक ही हाउस में 2 सीट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा दोनों हाउसेज में ऐसा भी हो सकता है कि दो सीट्स हो, जैसे यहाँ पे लोकसभा में 2 सीट्स किस तरीके से होती हैं, जैसे नरेंद्र मोदी थे वो 2 सीट से लड़े थे। ठीक है, एक वो लड़े थे आई थिंक वाराणसी से, दूसरी सीट उनकी कहीं और की भी थी। ठीक है, तो एक सीट से आई थिंक वो हार गए थे, लेकिन मान लो अगर वो दोनों सीट्स में से जीत जाते तब वो कंडीशन क्या होती, तब वो डबल मेंबरशिप कहलाती। ठीक है, उसके अलावा मान लेते हैं कि अगर वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ते, और मान लो यहाँ पे गुजरात की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ते और वहां पे भी सीट जीत जाते, उस चीज को भी डबल मेंबरशिप जो है वो कहा जाता। दूसरा, मान लो वो लोकसभा के मेंबर हैं कहां से, वाराणसी से। ठीक है, अभी कहीं पे राज्यसभा की वैकेंसी जो है वो निकलती है, राज्यसभा की सीट निकलती है, और मान लो हाइपोथेटिकली कि वो वहां से भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और वहां से वो जीत जाएंगे क्योंकि वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलरेडी उनके मेंबर जो है वो होंगे, एमएलए होंगे। ठीक है, तो वो उनको जितवा देंगे, तब भी उनके पास 2 सीट्स जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों हाउसेस के मेंबर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, एमपी हो जाएंगे दोनों हाउसेस से। डबल मेंबरशिप जो है वो यही कहलाती है कि दो सीट्स जो है किसी बंदे के पास 2 सीट्स का होना। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ नहीं करता कि कोई एक इंसान जो है वो 2 सीट से बिलोंग करता हो, 2 सीट जो है वो नहीं रख सकता कोई भी एमपी या एमएलए। ठीक है, या कोई भी ये आपका सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, तो उसमें जो है अगर ये जो है इसमें कंडीशन जो ये वाली दी गई है उसमें 3 कंडीशंस जो है वो आपकी बताई गई है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो देखते हैं कि अगर कोई इंसान जो है वो डबल मेंबरशिप रख लेता है। ठीक है, तो उसमें पहली कंडीशन जो है वो ये कहती है कि अगर कोई इंसान उसके पास डबल मेंबरशिप है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें ये देखा जाएगा कि जो हायर हाउस होगा ना, इसको ये जो है इन तीनों को जो इनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राज्यसभा को, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, उसको हायर जो है वो पेडेस्ट्रल पे रखता है। ठीक है, देन सेकंड लेवल पे आता है आपका लोकसभा, एंड देन थर्ड लेवल पे आता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो पहला रूल जो है डबल मेंबरशिप का ये कहता है कि अगर कोई इंसान, ठीक है, दोनों का मेंबर हो, ठीक है, मान लो राज्यसभा का भी मेंबर हो और लोकसभा का भी मेंबर हो, तो उसको क्या करना होगा, अपनी सीट जो है 10 दिन के अंदर अंदर छोड़नी होगी। ठीक है, 10 डेज, यहां पे स्पेशली मेंशन है 10 डेज कि 10 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी सीट जो है वो छोड़नी होगी। अगर वो सीट जो है वो नहीं छोड़ता, 10 दिन के अंदर अंदर अपनी सीट जो है अगर वो नहीं छोड़ता, तो जो हायर पेडेस्ट्रल वाली सीट होगी ना, वो ऑटोमेटिकली उसकी वेकेट हो जाएगी और उसको ऑटोमेटिकली लोअर पेडेस्ट्रल वाली सीट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, सेम अगर वो जो है, ये हो गया फर्स्ट केस कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो इन दोनों हाउसेस से बिलोंग कर रहा था, कि राज्यसभा की सीट भी थी उसके पास और लोकसभा की सीट भी थी उसके पास। ठीक है, ये राज्यसभा, ये लोकसभा, दोनों की सीट थी। अब उसने क्या किया, दोनों में से इलेक्शन जीत गया। अब लेकिन इसमें कंडीशन ये बनती है कि कोई एमपी था, ठीक है, अब उसको पार्लियामेंट में लेके आना था, पार्लियामेंट में उस बंदे को लेके आना था, लेकिन जब इलेक्शंस हुए ना तो वो लोकसभा से आ नहीं पाया। ठीक है, जब इलेक्शंस हुए तो वो लोकसभा से आ नहीं पाया, तो उसको बैकडोर एंट्री दिलवा दी गई राज्यसभा से। ठीक है, अब मीनवाइल क्या हुआ, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 साल, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मीनवाइल क्या हुआ, लोकसभा के इलेक्शंस दोबारा आ गए। जब लोकसभा के इलेक्शंस दोबारा आ गए तो ये लोकसभा से जीत गया। ठीक है, जीत गया। अब इसके 6 साल अभी पूरे नहीं हुए थे क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन 5 साल बाद आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जीत गया।
अब जब ये जीत गया, अब इसके पास कितनी सीट्स हैं? 2 सीट्स हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, अब इसको बोला जाएगा कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसको जो है अपनी एक सीट जो होगी उसको वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं करता तो जो उसकी हायर पेडिस्टल वाली सीट होगी, मान लो हायर पेडिस्टल कौन सी है? राज्यसभा वाली, ठीक है, जिसकी पोजीशन जो है वो हायर रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ज्यादा पावर्स जो होती है वो आपकी लोकसभा के पास होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि जो हायर पेडिस्टल वाली सीट होगी वो अपने आप वैकेट हो जाएगी आफ्टर 10 डेज, ठीक है। तो ये था आपका डबल मेंबरशिप का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर वो जो है इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन हाउस, अगर वो एक ही हाउस में 2 सीट से इलेक्ट हो जाता है, ठीक है। 2 सीट्स, मान लो राज्यसभा का जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि पीएम मोदी जो थे वो 2 सीट से लड़े थे, अपना एक वाराणसी और एक दूसरी कोई और सीट, ठीक है। हालांकि वो दूसरी सीट से हार गए, लेकिन अगर वो दोनों सीट्स में से जीत जाते तब क्या होता? देन he should exercise his option for one, otherwise both will be vacated, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था पर्टिकुलरली कि 10 दिन के अंदर अंदर उसको खाली करना है, अदरवाइज एक सीट जो होगी वो वैकेट हो जाएगी। सेकंड में क्या है कि कोई भी टाइम लिमिट जो है वो नहीं दी गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बता दिया गया है कि अगर वो जो है अपनी एक सीट जो है उसको नहीं चुनता तो उसकी दोनों सीट जो होंगी वो वैकेट हो जाएंगी, ठीक है। वो एक से भी एमपी नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें टाइम जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन जनरली ये जो टाइम जो है कन्वेंशंस जो है वो बनी हुई है वो 14 दिन का है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी टाइम लिमिट जो है वो इसके लिए नहीं दी गई, ठीक है। अदरवाइज जनरली 14 दिन जो है उसको कंसिडर कर लिया जाता है। थर्ड है, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर हो और यहाँ पे पार्लियामेंट का भी मेंबर हो, दोनों का मेंबर बन जाए, तब उसके लिए क्या होगी, तब उसकी कंडीशन जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो उसको जो है एक सीट में से रिजाइन करना होगा, उसको अपनी एक सीट जो है वैकेट करनी होगी 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। यहां पे टाइम दिया हुआ है 14 डेज। और अदरवाइज क्या होगा, सेम जो फर्स्ट में हुआ था वही होगा कि अदरवाइज मान लो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और दूसरी सीट उसने लोकसभा से जीत ली या राज्यसभा से जीत ली, ठीक है। अब उसको 14 दिन के अंदर अंदर अपनी एक सीट जो होगी उसको वैकेट करना होगा। अगर वो उसको वैकेट नहीं करता है तो हायर पेडिस्टल वाली जो स्टेट होगी, ठीक है, हायर पेडिस्टल वाली जो उसकी सीट होगी वो ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं वैकेंसी ऑफ एमपी के, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कब सीट उसकी वैकेट हो सकती है? अगर मेंबर रिजाइन कर दे अपनी सीट से, ठीक है, अगर वो रिजाइन कर दे, ठीक है। तो अगर वो एमपी है आपका लोकसभा से तो वो किसको रेजिग्नेशन देगा? स्पीकर को। अगर वो राज्यसभा से है तब वो किसको रेजिग्नेशन देगा? चेयरमैन को। अगर वो एमएलए है तो किसको रेजिग्नेशन देगा? स्टेट के स्पीकर को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है तो उसकी सीट जो है वो वैकेट हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है? अगर उसके इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर उसके इलेक्शंस ही वॉइड डिक्लेयर हो जाएं, ठीक है, बाद में पता चले कि इसने तो गलत तरीके से इलेक्शन जो है वो लड़े थे, तब उसको जो है सीट जो है वो वैकेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? आपका इलेक्शन कमीशन और या फिर हाई कोर्ट, ठीक है। तो दोनों में से अगर जो है इनके इलेक्शन जो हो, अगर तो इलेक्शंस के टाइम पे ही डिसाइड हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड होगा। अगर इलेक्शंस के बाद जो है वो डिसाइड हो तब इन दोनों को जो है कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी और फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी सीट जो है वो वैकेट हो जाएगी। चौथा क्या है? हाउस कैन डिक्लेयर अ सीट ऑफ मेंबर टू बी वेकेंट इफ ही एब्सेंट फॉर 60 डेज। चौथी कंडीशन बड़ी खूबसूरत है। इससे कभी भी आज तक कोई भी मेंबर जो है इसकी वजह से वैकेट किसी भी मेंबर की सीट जो है वो नहीं हुई, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि उस एमपी की सीट जो है वैकेट हो जाएगी अगर वो 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहता है, ठीक है। 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहता है अपने हाउस से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 सेशंस होते हैं हमारे BMW, ठीक है। तो विंटर सेशन जो होता है ये हमारा थोड़ा सा लंबा सेशन होता है, ठीक है। मॉनसून सेशन छोटा होता है और जो बजट सेशन होता है ये ऑलमोस्ट 1 मंथ तक का सेशन होता है, ठीक है। तो B से बजट, M से मॉनसून और W से विंटर सेशन, ठीक है। 3 सेशन जो है वो हमारे होते हैं, ठीक है। और इनमें कहा गया है कि तीनों के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से गैप जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी बताया गया। अब हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 60 डेज से ज्यादा अगर वो 60 डेज तक अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो उसकी सीट जो है ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगी। लेकिन
ये 60 डेज जो है वो किस तरीके से काउंट होंगे वो देखा जाएगा कि पहले बजट सेशन जो है वो चल रहा था, ठीक है, उसके बाद 60 डेज तक देखा जाएगा, सॉरी इसमें नहीं, ये वाले काउंट नहीं होते इसमें, ठीक है। मान लो बजट सेशन कब स्टार्ट हुआ, बजट सेशन स्टार्ट हुआ आपका 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये कब हाइपोथेटिकली मान रहे हैं 1 जनवरी को बजट सेशन स्टार्ट हो गया और खत्म कब हो गया, मान लो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 15 फरवरी को खत्म हो गया, ठीक है, वैसे तो पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सेशन जो है कितने दिन चला, 30 और 15 45 दिन चला, ठीक है। तो अगर पहली और जैसे ही ये 45 दिन खत्म हुए तो ये सेशन जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें ये जो 60 डेज जो है ये काउंट किए जाते हैं जब तक आपका सेशन जो है वो चलता है, ठीक है। तो सेशन टोटल कितना चला, 45 डेज, तो ये 60 डेज तो उसके वैसे ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये वेकेट अपना ऑफिस जो है इसकी वो कंडीशन जो है वो नहीं बनेगी। अदरवाइज क्या होता है कि मान लो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 3 महीने तक सेशन जो है वो चल जाए, वैसे तो चलता नहीं है इतना, ठीक है। तो 3 महीने कितने हो गए, 180 दिन। अब इन 180 दिन में ये 60 डेज वाली कंडीशन जो है वो बन सकती है, ठीक है, या 2 महीने लगाते हैं चलो कि 60 डेज 61 डेज बन जाएगी, ठीक है, 2 महीने में वैसे भी 61 डेज बनेंगे, तो वहां पे भी ये जो है 60 डेज तक एब्सेंट, अगर उसमें 60, हाँ अब यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी 60 डेज वाली, ठीक है। लेकिन अब बीच में होता क्या है कि जब आपका सेशन चलता है ना तो बीच में सेशन को मैंने आपको करवाया था ना कि अर्जर्न कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, या अर्जर्न साइन डे जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है, अर्जर्न साइन डे वो कर दिया जाता है। तब मान लो क्या हुआ कि सेशन क्या हुआ, सेशन आपका 30 दिन तक चला, ठीक है, तो इसकी एब्सेंट कितने दिन तक लगी, 30 दिन तक, ठीक है। बाद में हाउस क्या हुआ, उसको 4 दिन के लिए एडजर्न कर दिया गया, ठीक है, कि हाउस जो है वो 4 दिन के लिए एडजर्न किया जाता है, ठीक है। तो अब 4 दिन के बाद मान लो जब ये 4 दिन बाद ये जब सेशन ये स्टार्ट होगा तो इसकी एब्सेंट की गिनती अब 30 से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, वो दोबारा से 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ यहाँ पे कि अगर बजट सेशन जो था वो जितने भी दिन चला, ठीक है, मान लो 45 दिन चला, तो ये 45 दिन ये बंदा जो था ये एब्सेंट था, ठीक है। तो जैसे ही 45 दिन को खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद जब सेशन दोबारा स्टार्ट हुआ, सेकंड सेशन जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो इसकी जो एब्सेंट होगी वो 45 एब्सेंट इसकी यहाँ पे लग गई, तो इसकी एब्सेंट जो होगी 45 के बाद, अब जब नेक्स्ट सेशन लगेगा तो 45 के बाद नहीं स्टार्ट होगी, दोबारा से इसकी एब्सेंट जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। उसके अलावा बीच में मान लो दिवाली की छुट्टियां आ जाती हैं या कोई और छुट्टी आ जाती है, ठीक है, तब भी उसकी एब्सेंट जो है उसकी एब्सेंट उस छुट्टी के बाद जो है दोबारा 1 से काउंट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये कंडीशन रख दी गई है कि अगर वो जो है 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट है तो उसको जो है जो उसकी सीट जो है वो वेकेंट कर दी जाएगी, लेकिन ये 60 दिन वाली कंडीशन कभी भी बनती नहीं है, ठीक है। तो ना ही आज तक इसको जो है वो किया गया है, रिमूव किया गया है, ठीक है। तो ये था सारा आपका कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंडीशंस फॉर वैकेंसी ऑफ एमपी। इतना लिख लो, बाकी जो है इसके बाद सेंसचर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एक साथ समझा देता हूं, ठीक है। पहले इतना जो है इसको नोट डाउन कर लो। तो हेडिंग बनाओ अपनी